नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल दमदार की और विकास की बढ़ी रफ्तार की। बात विरासत से विकास की और सशक्त हो रहे मध्य प्रदेश की। बात सेवा, सुशासन और संकल्प के साथ विकास के 2 वर्ष की। मध्य प्रदेश में विरासत को सहेजते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार मध्य प्रदेश को विकास की श्रेणी में अग्रणी बनाने के लिए प्राण प्रण से काम कर रही है। बीते 2 वर्ष का सरकार का कार्यकाल अनेकानेक उपलब्धियों से भरा रहा है। सभी क्षेत्रों में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जनता साक्षी है। मात्र 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का परिदृश्य बदल दिया है। इन 2 सालों में प्रदेश में हुआ विकास अद्भुत है, अकल्पनीय है। 2 साल में ही मध्य प्रदेश दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। नक्सलवादियों के एमएमसी जोन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 42 दिन में 42 नक्सलवादियों ने समर्पण कर विकास की धारा से जुड़कर जीवन को चुना है और अब लाल सलाम को आखिरी सलाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया है। सभी विभागों के 2 साल के कार्यों की समीक्षा और आगामी 3 साल के टारगेट पर चर्चा की गई है। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के प्रेजेंटेशन दिए हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास और सेवा का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि सरकार के इन दावों से विपक्ष कितना सहमत है। राजनीतिक विश्लेषकों का 2 साल के मोहन सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या विश्लेषण है? इन 2 सालों में क्या बदला? कौन से फैसले हैं जो गेम चेंजर बने और मोहन सरकार कितनी दमदार और असरदार? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली मोहन सरकार अपने कार्यकाल के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में विकास के नए आयाम और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे कई नीतिगत निर्णय और बड़े फैसले लिए हैं जिनसे बीते 2 सालों में मध्य प्रदेश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। सरकार के विकास परक नीतियां सुशासन की नई परिभाषा लिख रही है, तो वहीं कुछ ऐसी योजनाएं और उनका क्रियान्वयन सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन 2 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बेमिसाल बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए निवेश की नई संभावनाएं तलाशी गई हैं, तो वहीं विरासत से विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पर्यटन को नई उड़ान दी है, जिससे मध्य प्रदेश वैश्विक पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 2 सालों की उपलब्धियों को पत्रकारों के माध्यम से जनता के सामने रखा और भविष्य की योजनाओं पर भी बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन किया। सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफ़ी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ ये थोड़ा नवाचार भी है। 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे
तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। बात यदि सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की करें तो उद्योग प्रोत्साहन, निवेश और रोजगार सृजन, शिक्षा और कौशल विकास, कृषि और किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण, विरासत से विकास, पर्यटन और संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, बजट और आर्थिक विकास की रणनीति, ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण, कानून और व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसी पहल में नवाचार सरकार के लिए प्रदेश में विकास के नए द्वार खोल रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार ने हासिल की, वो है प्रदेश से नक्सलवाद का जड़ से सफाया। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25, 30, 40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है, और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फ़ोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं। बात यदि मोहन सरकार के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की करें तो उनमें निवेश, उद्योग नीति और रोजगार। धार जिले में देश का पहला पीएम मित्र पार्क, 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार, 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 23 लाख रोजगार, 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश धरातल पर उतरे, 26 औद्योगिक पार्क क्लस्टर को मंजूरी, मौजूदा 33 उद्योग क्षेत्रों का उन्नयन। एमपी में 16% ग्रोथ रेट का लक्ष्य, नई 18 औद्योगिक नीतियां लागू, आईटी पार्क, फार्मा हब, टेक्सटाइल क्लस्टर का विस्तार, नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर। महिला सशक्तिकरण, लाडली बहना 2.0। लाडली बहना योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए। 1.26 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ। गैस सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी जारी रखने का निर्णय। लाडली बहना को विधानसभा, लोकसभा से जोड़ा गया सामाजिक सुरक्षा मॉडल। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सोयाबीन किसानों को 233 करोड़ भावांतर भुगतान। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को विशेष राहत पैकेज। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 प्रति बोरा। गेहूं धान बोनस की निरंतरता। सिंचाई परियोजनाओं में तेज रफ्तार निवेश। नदी जोड़ो लिंक परियोजना, केन बेतवा नदी लिंक परियोजनाओं का विस्तार। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की कमी होगी दूर। सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान। 13 जिलों में पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता। मध्य प्रदेश में लगभग 6,13,520 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा। 40 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश में 21 बांध और बैराज बनाए जाएंगे। शिक्षा क्रांति,
हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, सभी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां डिजी लॉकर से लिंक, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों का विस्तार। स्वास्थ्य व्यवस्था में सख्ती, निजी अस्पतालों में मनमाना सिजेरियन रोकने के निर्देश, 108 एम्बुलेंस सेवा की राज्य स्तरीय समीक्षा, जिला अस्पतालों में निःशुल्क जांच योजनाएं, आयुष्मान भारत के तहत कवरेज का विस्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास, भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना में तेजी, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को मंजूरी, नगर निगमों के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ग्रामीण सड़कों के लिए अलग बजट पैकेज। पर्यावरण और वन्यजीव, नौरादेही अभ्यारण्य में चीता प्रोजेक्ट, कूनो और गांधी सागर के बाद नया वन्यजीव हब, शहरी क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट योजना। जनजातीय और SC/ST समाज, जनजातीय बजट 40,804 करोड़, छात्रावास, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं तेज, परंपरागत संस्कृति संरक्षण के लिए विशेष पैकेज। कानून व्यवस्था और प्रशासन, अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति, जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड सिस्टम, राजस्व मामलों के ऑनलाइन निपटारे, भ्रष्टाचार पर सीधी मुख्यमंत्री निगरानी, धर्म संस्कृति और सामाजिक अनुशासन, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए डेसिबल लिमिट लागू, अवैध मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई, उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार कार्य को गति, धार्मिक शहरों में शराब नियंत्रण नीति सख्त, प्रदेश में राम वन गमन पथ परियोजना को कैबिनेट मंजूरी। पीएम मित्र पार्क, ये 7 पार्क हमारे भारत सरकार के माध्यम से सालों पहले मिले थे, जिसके आधार पर कपास तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन कोयम्बटूर जब गया तो उन्होंने कहा कपास, बोले आपके यहाँ से आता मध्य प्रदेश से। अब हमारा कॉटन धागा भी वो बनाए, कपड़ा भी वो बनाए, कपड़े को रेडीमेड गारमेंट्स बना करके वो दुनिया भर में निर्यात करे, माल तो हमारा। तो हमने कहा ये हमारा कॉटन, हमारे यहाँ क्यों धागा नहीं बन रहा? तो उन्होंने बताया आपके यहाँ पहले चलती थी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, मिल इंडस्ट्रियाँ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो बनने बंद हो गई। हमने कहा नहीं, ये तो हम वापस से भी कराएंगे। तो पीएम मित्र पार्क, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि अपने जन्म दिवस के अवसर पर 7 पीएम मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा पीएम मित्र पार्क का हमने न केवल भूमि पूजन किया, बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे। जोड़ो अभियान की, ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ, ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहाँ तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीजों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही है, 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर के बाद
खंडवा खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाए। भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, मानता हूं ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना TMT सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। 55 हमारे PM एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में ये भी नवाचार हुआ है कि अब हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद वो डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। इस कारण से पूरे दुनिया में ऐसा होता था, हमने नया नहीं किया, लेकिन ये प्रयोग देश में सबसे पहले हमने किया कि हमारे पैसे कितने बचे। इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल एजुकेशन अलग मंत्रालय और मेडिकल का मंत्रालय अलग, तो हमने ये दोनों को मिलाकर एक किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकसित भारत एट 2047 में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश की मोहन सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया। यही वजह है कि प्रदेश में करीब 8 लाख करोड़ रुपए के उद्योग और 6 लाख लोगों को रोजगार का दावा किया जा रहा है। तो वहीं वर्ष 2026 को सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है, जिससे किसानों के कल्याण और उनकी प्रगति के द्वार खोले जाएंगे। महाकाल के भक्त और विक्रमादित्य को अपना आदर्श मानकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जो प्रदेश के लिए मिसाल बने। साथ ही योजनाएं और उनका क्रियान्वयन आज प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। यदि कहा जाए कि बीजेपी की बीती सरकारों से मोहन सरकार का 2 साल का शासनकाल अपनी एक अलग लकीर खींच रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो 2 साल दमदार की बात हो रही है और विकास की बड़ी रफ्तार की बात हो रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरीके से इन 2 सालों के सफर के बारे में बताया, इस जर्नी के बारे में बताया, हर क्षेत्र को कैसे लेकर बढ़े हैं उन्होंने खुद बताया है। असल में इसका हम विश्लेषण करें और लगातार इन डेवलपमेंट्स को समझें इन 2 सालों में, क्योंकि उन्होंने आगे की जो 3 साल की रूपरेखा है उस पर भी एक रणनीति बनाकर काम करने की जो एक शुरुआत कर रखी है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। असल में इन 2 सालों को हम और आप कैसे देख रहे हैं, जो विश्लेषक है वो कैसे देख रहे हैं, हर क्षेत्र में यदि काम हुआ है तो वो विश्लेषक कैसे देख रहे हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सचिन सक्सेना। सचिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदित्य सोनी। आदित्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से अनिल यादव। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उद्योगपति हैं दीपक भंडारी। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहनलाल मोदी। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सचिन जी और अनिल जी से मैं करूंगी, क्योंकि कुछ समय की सीमा है। मुझे ऐसी सूचना है कि आप लोगों को शायद जल्दी निकलना है, इसलिए तो मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सचिन जी आपसे कर रही हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। सचिन जी, 2 साल दमदार की बात हुई है आज, और हर क्षेत्र में कैसे उन चीजों को लेकर आगे बढ़े हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे देखते हैं, ये तो विश्लेषक बताएंगे। लेकिन आने वाले समय के लिए बाकी जो 3 साल की रणनीति है, वो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती है भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार? और ये 2 साल जो जिस तरीके से दमदार बताए जा रहे हैं, कितनी चुनौतियों से पार होके इसको सफल बनाया है? देखिए राखी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरे जितने पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सरकार है, उसकी नीयत साफ है, उसकी नीति स्पष्ट है, उसका नेतृत्व की इच्छा शक्ति ये है कि उसको मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग के लिए विकास करना है। अभी मैं ओपनिंग पैकेज में आपके देख रहा था, लगभग सभी क्षेत्रों का आपने उसमें जिक्र कर दिया। वो जो ज्ञान, माननीय मोदी जी ने जो ज्ञान की बात करी, गरीब युवा का, अन्नदाता और नारी की जो बात करी, उससे इतर भी जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अधोसरक्षा की बात करते, कृषि की बात करते, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई योजना से लाभान्वित ना हुआ हो। वो ऐसा कोई हितग्राही नहीं जिसको अंतिम पंक्ति में भी अगर वो खड़ा हुआ है, तो अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में उस तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है, जिसमें हमें सफलता मिली है। और बात 2 साल की नहीं है, बात तो हम सतत रूप से कर रहे हैं। 2 साल तो हम लोगों ने कार्य किया, वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारा विजन तो 2047 तक का तैयार है। जब भारत की केंद्र की जो सरकार रहेगी और उसका कहीं ना कहीं जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना जो है, जो संकल्प उसका है, उसको सिद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये वो सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है। मैं युवाओं की अगर बात करूं तो मेरे पास आंकड़े बहुत लंबे, आपने बड़ी विस्तृत से वो सारी चीजें बता दी। मैं सिर्फ सरकार का पक्ष रखने के प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे कि सरकार की योजनाओं का लाभ ना पहुंचा हो। आप जिस भी क्षेत्र को उठा के देखेंगे, वहां पे जो सरकार ने लक्ष्य तय किया था उससे आगे निकल के उनको योजनाओं का लाभ दिया गया है। और अगर मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता हूं तो निश्चित रूप से रामगमन वन पथ की अगर मैं बात करता हूं, मैं महाकाल लोक की बात करता हूं, मैं माँ पीताम्बरे लोक की बात करता हूं, मैं सलकनपुर माता जी लोक की बात करता हूं, तो ये वो सारी चीजें हैं जिसपे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने आप को एक स्थापित करते हुए उस जो अध्यात्म की जो दुनिया है, वो जो अध्यात्म का क्षेत्र है, उस दिशा में भी कार्य किया है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे प्रदेश की जनता को विश्वास है कि यही सरकार है जो डिलीवर करना जानती है। और यही कारण है कि सतत रूप से प्रदेश की सरकार, वो अन्नदाता हो, महिला हो, वो युवा हो, वो अन्य वर्ग के लोग हो, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद बनाते हैं और वो आशीर्वाद हमें जनादेश के रूप में प्राप्त होता है और हम सत्ता की तरफ अग्रसित होते हैं। ठीक है सचिन जी, वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, आवाज आ रही है मुझे, बोलिए। अनिल जी, आप कैसे इन 2 सालों के सफर को देखते हैं? आने वाला समय तो अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, किसानों के लिए चाहे हर क्षेत्र में कृषि से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई हर योजनाओं को लेकर सरकार जो काम कर रही है और हमेशा सोचती है कभी कोई ऐसी आपदा भी आ जाए उसके लिए भी काम देखा जाए, तो ओवरऑल किसानों की दृष्टि से देखा जाए, कैसे इन 2 सालों को देखते? सरकारें आती है, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मोहन जी की बात कर रहा हूँ। किसानों के बारे में सबसे अधिक सोचा जाता है, लेकिन खुद अगर सोच के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों को बैठा कर नहीं पूछेंगे कि आपकी आवश्यकता क्या है। हमें थोपा जाता है, भाई सब्सिडी थोपी जा रही है, भाव अंदर थोपा जा रहा है,
आप जो चाहते कि जब तक कि हमारे फसलों के दाम हमें सही से नहीं मिलेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं वो लागू कर दीजिए। आप भाव के लिए कानून तैयार कर दीजिएगा कि आपकी फसलें इससे नीचे नहीं मिलेगी, ये लागत आपकी आती है, आपको 1 रुपया 10 पैसा जो भी मिलना है वो मिले। क्योंकि सीजन पे हमें व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर लूटा जाता है कि आवक अधिक हो गई। अभी अभी मक्का बिक रही है, मक्का पे आप देखेंगे सड़कों पे किसान ने बार बार एक ही समाज सड़कों पे धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करती है। देखिए घर में इतना समय किसी को नहीं होता कि वो खेती बाड़ी छोड़कर सड़कों पे आए। कोई देशद्रोही नहीं है हम लोग, इसी देश के रहने वाले, इसी प्रदेश को अन्न देने वाले, देश को अन्न देने वाले लोग हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सारी आपकी नौकरी पेशा ले लीजिए, व्यापारी ले लीजिए, कोई भी सड़कों पे नहीं मिलता। लेकिन किसान समाज के लिए जब आप इतनी घोषणाएं कर रहे हैं तो ये सोचने का विषय है कि आखिर वो सड़कों पे क्यों आ रहा है। भाई कहीं ना कहीं तो उसकी तकलीफ है ना। ऐसा नहीं कि उठे और हमने आवाज लगाई कि अनिल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आवाज लगाई और हम इतने बड़े नेता हो गए कि किसान सड़कों पे आ गया। जब तक किसानों का या आम समाज का दर्द नहीं होता तब तक वो सड़कों पर नहीं आता है। और बार बार सड़कों पर आना ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के अनदेखी की जा रही है। भाई हम ये बोल रहे हैं कि भाव की हमारी मांग है, भाव को लेकर के एक देखिए योजनाएं ला रहे हैं, हमें योजना भाव अंतर की योजना की क्या मतलब है। भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे निचला भाव है लेकिन पूरी फसल नहीं खरीदी जाती है, उसका हमारा मोहन सरकार से मतलब नहीं है। कोई भी सरकार आए हम उससे यही मांग करते हैं कि हमें एक बार बैठा करके किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ में एक बार चर्चा तो करें कि किस फसल पे कितनी लागत आ रही, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से आपको फसलों के मूल्य मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। क्यों आप बार बार बीमा राशि दे रहे हैं, क्यों आप भावांतर के पैसे दे रहे हैं, क्यों हमें ये सब पेपरी कागजी कार्रवाई जो हो रही है, योजनाएं हो रही है, हमें योजनाओं की आवश्यकता नहीं। अगर साल 2 साल अगर किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है तो हम इतनी अपनी व्यवस्था बना के रख लेंगे कि हाँ भाव अगर मिलता है तो हम उसको झेल पाएंगे। लेकिन ये योजना हमारे लिए कारगर नहीं है। अगर 100 की चीज हम 25 रुपए में, 50 रुपए में बेचेंगे तो बताइए आप कितनी योजना देंगे, कितना लाभ हमको देंगे। नहीं भावांतर दे पाएंगे, नहीं आप बीमा राशि दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको जो भाव का अंतर आ रहा है वो अंतर नहीं मिल रहा है। कहने की बात है कि भाव का अंतर आपने मॉडल रेट आप तय करते हैं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देखिए मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाजपा की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारा दर्द है वो हर सरकार के लिए मैं रख रहा हूँ कि किसानों का दर्द ये है कि हमको जायज जो हमारा है फसलों का भाव है वो हमको दीजिए, हमको योजनाएं मत गिनवाइए। बार बार क्यों जो भी सरकार आती है हमने किसानों के लिए ये घोषणा कर दी, हमने कर्ज माफ कर दिया। अरे भाई आखिर ये जड़ पकड़ो ना कि कर्जदार क्यों है किसान, क्यों माफ करना पड़ रहा है उसका कर्ज। और आप जो नौकरी पेशे का कर्ज माफ नहीं कर रहे, आप व्यापारियों का कर्ज माफ नहीं कर रहे क्योंकि वो कर्जे में नहीं है। और आखिर हम ही कर्जे में है तो इस पे विचार करना चाहिए हर सरकार को। जब तक इस पे विचार नहीं करेगी, जब तक फसलों के मूल्य सही नहीं मिलेंगे तब तक ये घोषणाएं किसी काम की नहीं है। घोषणाओं से पेट नहीं भरता। आज आप ले लीजिए माचिस की डिब्बी भी अगर लेने जाएंगे तो उसका एक मूल्य लिखा होता है कि ये होगा। लेकिन आज हमारा अनाज हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है और उसको मंडी में लेके जाएंगे तो वो दूसरा भाव तय करेगा। हमें अधिकार नहीं है हमारे फसलों के भाव तय करने के। तो हम दूसरे के सहारे बैठे हुए कि आप बताइए क्या भाव लेंगे। आज हमारा डीजल जी ठीक है, डीजल वापस का आऊंगी। पैसा नहीं निकल रहा। बिल्कुल ठीक है। आदित्य, मुझे ऐसा लगता है 2 साल और आने वाले 3 साल, 3 सालों को अभी मैं साइड रखती हूँ, वो रणनीति है, चुनौती है, उसको कैसे लेके जाना है। 2 साल दमदार, 2 साल में मध्य प्रदेश को विकसित होते हुए, वैसे तो विकसित शुरू से ही था लेकिन इन 2 सालों के डेवलपमेंट को देखें, हर क्षेत्र की बात हो रही है, चाहे किसानों की बात हो रही हो, चाहे निवेश की बात हो रही हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो रही हो, चाहे नक्सल की बात हो रही हो। ओवरऑल हम अपने मध्य प्रदेश को इन 2 सालों में यदि देखें तो विपक्ष में होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं? सचिन जी आऊंगी, 1 सेकंड रुकिएगा। जी देखिए मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ड्रॉप कर सकता हूं, मैं दूसरे उस पर जुड़ना था। ठीक है, आप जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी 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 देखिए मोहन यादव जी को और भारतीय जनता पार्टी को 2 साल का नहीं वैसे तो 21 साल का जवाब देना चाहिए। लेकिन हम यदि पिछले 2 साल का मोहन यादव जी का रिकॉर्ड अगर देखते हुए चलें तो उसमें हमारा यही कहना है हमारी पार्टी का कि मोहन यादव जी की पिछले 2 साल की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो कि आरबीआई की जो एक कर्ज लेने की सीमा है किसी भी राज्य की, उस सीमा से 19-20 का उसमें फ़र्क रह गया है।
और यदि हम बात करें कि अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वैसे तो हर वर्ग कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में परेशान है और पिछले 21 सालों में भी परेशान रहा है, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई वर्ग परेशान है तो कहीं ना कहीं वो युवा है, किसान है और छात्र वर्ग परेशान है। यदि हम युवाओं की, आज मुख्यमंत्री जी ने बात की, कौशल विकास की बात की, तमाम प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार इसके पहले ही बनाती आई है और उन्होंने अभी भी बनाई हैं, पर उनका ज़मीनी स्तर पे क्या क्रियान्वयन होता है ये देखने वाली बात है। उनका एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं 90% नहीं हो पाता, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवा को भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से बेरोजगारी, वैसे तो पिछले कई सालों से हम टॉप पे चलते आए हैं, पर वर्ष 2024-25 में हमारी बेरोजगारी दर जो है वो 7.8% हो गई है। CMIE के आंकड़े हैं जो कि पिछले 15 साल में अभी तक सबसे ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि युवा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर कोई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें आगे जाके कोई ना कोई धांधली भी निकल के आती है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने बात की कि 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने समर्पण किया, पर अगर आप एक बेरोजगार प्रदेश बनाने की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की समस्या को शायद हम जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही बेरोजगारी आगे जाके फिर नक्सलवाद के दोबारा पनपाने का काम करेंगे। अगर हम बात करें अपराध की, महिला सुरक्षा की, तो NCRB के लगातार जब भी आंकड़े आते हैं तब मध्य प्रदेश उसमें टॉप 3 में रहता है और NCRB के आंकड़ों में कोई भी सुधार महिला सुरक्षा में, महिला उत्पीड़न में अभी तक तो नहीं हुआ। भुखमरी में हम टॉप पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुपोषण में हम टॉप पे चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें क्राइम में, ड्रग्स, जो कि जिस प्रकार से अभी तक मध्य प्रदेश की छवि ऐसे प्रदेशों में नहीं की जाती थी यहाँ पे ड्रग का इतना चाल चलन हो, परंतु पिछले 1-2 सालों में ये देखने में आया है कि मध्य प्रदेश उड़ते पंजाब की दर पे उड़ता मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं से ड्रग्स की फैक्ट्रियां मिल रही हैं, कहीं पे ड्रग की मंडी लगी हुई है, कहीं किसी मंत्री के किन्हीं रिश्तेदारों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कहीं भोपाल राजधानी में बड़े बड़े रैकेट ड्रग्स के चल रहे थे। पूरे देश में यदि कहीं से ड्रग्स सर्कुलेट हो रहा था तो कहीं ना कहीं भोपाल से हो रहा था या इंदौर से हो रहा था और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से हो रहा था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है वो बातें करने में, घोषणा में तो ठीक है, कहीं ना कहीं उनका ज़मीन पे उस प्रकार से क्रियान्वयन नहीं होता है। सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं आज भी लेके आई है, इसके पहले भी सरकार घोषणाएं करती रही है, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टमेंट समिट हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, उसमें कितने स्टार्टअप मध्य प्रदेश में शुरू हो गए। और यदि महाविद्यालयों की बात की जाए तो हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में इसके पहले जिस प्रकार से VIT घटना निकल के सामने आई। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो कल ही का मामला है, MY हॉस्पिटल में किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों की जो बॉडी रहती है उसको चूहों ने कुतरा। उसी प्रकार से छिंदवाड़ा में जो जघन्य अपराध हुआ और बहुत सारे मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी स्वास्थ्य महकमे की पोल को खोल के रखने वाली और हृदय विदारक घटना है, जैसे कि मीडिया में भी हाल ही में एक मामला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों की क्या दुर्दशा है उसका पोल कहीं ना कहीं ये घटनाएं खोलती है। ठीक है आदित्य, देखिए विपक्ष में होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि आप हर चीज़ पर नज़र रखें और ऐसा यदि लगता है कि 100% काम नहीं हुआ है या योजनाएं बहुत अच्छी हैं, धरातल पर सफल नहीं हुई हैं, तो ठीक है, आपके सुझाव, आपकी बात कभी मैं कहते ना कि ठीक है, विपक्ष में होने के नाते जिम्मेदारी है वो आपने रखी, लेकिन कितना डेवलपमेंट असल में हुआ और इन 2 सालों पे जो हम बात कर रहे हैं उसके हर पहलू पर बात की हमें आज ज़रूरत है। नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आपको बताइए। नरेश जी, क्योंकि आप पूर्व DSP हैं, मैं आपसे कानून व्यवस्था और नक्सल पे बात करूंगी और इसलिए भी करूंगी क्योंकि ये एक अहम फैक्टर है मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, कानून व्यवस्था की बात विपक्ष ने अभी सवाल उठाया कि बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्टिविटी हुई जो शायद उतना काम नहीं होता, ये उनके नजरिए से है। लेकिन सर, नक्सलवाद को लेकर भी मैं बात करूंगी, कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है बहुत नजदीक से। मैं पहले भी आपके साथ चर्चाओं में रही हूँ, आपने बहुत नजदीक से इन चीजों को देखा है। तो कानून व्यवस्था और नक्सलवाद, जिसको आखिरी सलाम आज किया गया है, कैसे देखते हैं इन 2 सालों के सफर को? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को, उन्होंने 2 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया। इसलिए बधाई के पात्र में, इसलिए भी वो बधाई के पात्र हैं कि उनके जो प्रेसिडेंसर थे, जो उनके पूर्वगामी मुख्यमंत्री थे,
आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने मील के पत्थर की तरह कई आयाम स्थापित किए, जिसको प्राप्त करना या जिस तक पहुंचने का भी इन पे एक बड़ा प्रेशर था। बावजूद उसके उन्होंने 2 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक निकाला। अब रहा सवाल सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर सुशासन की परिभाषा क्या हो सकती है। तो हमें तो ये बताया गया, पुलिस वाले होने के नाते, पुलिस की नौकरी करने के नाते हमें बताया गया कि जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां रूल ऑफ जस्टिस हो, वो है सुशासन। सुशासन की दूसरी परिभाषा आम लोगों की तरह ये भी कही जा सकती है कि जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हो, जहां पे शिक्षा की व्यवस्था उत्तम हो और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर उत्तम हो, वो शासन सुशासन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी ये जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, इन्होंने 2 वर्ष में सुशासन स्थापित किया या स्थापित करने का प्रयास किया। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ अभी हमारे मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जस्टिस है, हम लोगों को न्याय का शासन भी है हमारे यहाँ और कानून का शासन भी है। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो एजेंसी है पुलिस, वो मल्टीपल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पास में बहुत सारे कार्य उनको करना पड़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, क्राइम प्रिवेंशन करना पड़ता है, बंदोबस्त करती है वो त्योहारों पर, वीआईपी सिक्योरिटी उनको करना होता है, इंक्वेस्ट करती है, इंक्वायरी करती है। पुलिस के ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं। हर बार ये जब भी नया शासन, नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की, तो ये कहा जाता है कि पुलिस का क्लासिफिकेशन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अलग पुलिस बना देंगे, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन के लिए अलग पुलिस बना देंगे। जैसे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस है उसी थाने में, लेकिन वहां 3 टीआई होते हैं, जिनको हम टीआई कहते हैं वो पीआई कहते हैं। उनके यहाँ 3 पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर का अलग होता है, क्राइम प्रिवेंशन का अलग होता है और इन्वेस्टिगेशन का अलग होता है। ये करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स को हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी पिछले एक डिबेट पे आपके साथ राखी जी बात हुई थी, 7,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होना है। तो वो पुलिस कर्मियों की भर्ती होना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन लोगों ने प्रमोशन पिछले कई सालों से नहीं मिले, कार्यवाहक बना के रखे हुए। तो डिमोरलाइजेशन फोर्स में हो रहा है, फोर्स उतना मोरलाइज नहीं है। जहां तक जबलपुर की मैं बात करूं, जहां मैं आजकल निवास कर रहा हूं, जबलपुर में आए दिन हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी सी बातों पर, जरा से मुद्दों पे हत्याएं हो जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है जितना कि चैलेंज किया जा रहा है। सचिन सक्सेना साहब ने जो कुछ भी अभी कहा, वो उन्होंने वही सब कहा जो पुस्तक में अभी जिस पुस्तक का विमोचन किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उस पुस्तक में जो लिखा हो, सचिन सक्सेना जी ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा उस पुस्तक में लिखा हुआ है। मैंने उसको नेट पे पढ़ा उस पुस्तक को, तो निश्चित रूप से कार्य तो हुआ। 2 वर्षों में ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई कार्य नहीं हुआ, बहुत अच्छे कार्य हुए। जैसे पुलिस बैंड को प्रमोट किया इन्होंने, पुलिस मोरलाइज हुई। ध्वनि विस्तारक यंत्रों नियंत्रण की जहां तक बात है, कुछ हद तक नियंत्रण किया गया। अभी मैं 4 दिन पहले गुजरात गया था एक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। वहां 10:05 पे सब लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं। कितना भी बड़े से बड़ा होटल हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो जिसके यहाँ शादी हो रही हो, कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो या उसका कोई भी प्रशासनिक महत्व हो, 10:05 पे लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं। तमाम जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ रात को 1-1 बजे तक के कान फोड़ू ध्वनि विस्तारक यंत्र चलते रहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अभी और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ठीक है। कानून व्यवस्था तब सुदृढ़ हो पाएगी जब हमारा जो शासन है वो सख्त हो जाएगा। दूसरी बात, आपने नक्सलाइट के बारे में पूछी। मैंने मंडला में भी नौकरी की और डिंडोरी और बालाघाट के संपर्क में भी मैं निरंतर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक सीएसपी हुआ करते थे, वो वहां पे शहीद हुए लैंड ऑर्डर की नक्सलाइट से इनकाउंटर के दौरान। नक्सलाइट के इनकाउंटर के दौरान शहीद होने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। और ये लाल सलाम को अंतिम सलाम वाली जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और ये जो कार्य उन्होंने किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उनको मुख्य धारा में भी जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये कोशिश करना पड़ेगी कि उन्हें फिर से कोई बरगला न दे, क्योंकि इसकी जड़ें केवल मध्य प्रदेश से नहीं है।
महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली का इलाका है, नागपुर का इलाका है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश के लोग और अन्य पश्चिम बंगाल के लोग, उनका निरंतर आवागमन है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि हम हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जितने हमारे 26, 27, 28 प्रांत और यूनियन टेरिटरीज हैं, हम कहीं भी स्वच्छंद रूप से जा सकते हैं। तो उनको अगर रिहेबिलिटेट कर देंगे तब ये समस्या का निराकरण और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा किसानों के संबंध में बात करना चाहूंगा, 1 या 2 मिनट का समय लेकर आपका। थोड़ा सा जल्दी से सर, किसानों के बस। हाँ। संबंध में, हाँ, किसानों के संबंध में क्या अनिल यादव साहब ने कहा, उन्होंने कहा मोटी मोटी बातें की, भावांतर इत्यादि की, वो बात, उनकी बातें सब अपनी जगह पे जायज हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी किसानों की जो बातें हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूरिया लेने के लिए उनको लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यूरिया लेने किसान जाता है तो उसके साथ में क्या बदसलूकी होती है, क्या बदतमीजी होती है, और क्या पटवारी रैंक का अधिकारी ही उनके साथ में क्या सलूक करता है, वो देख के ही, प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है। उसकी अन्य खाद उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, पानी की सिंचाई का, नहरों में पानी या जो जो छोटी कैनाल्स बनी हुई है उनमें पानी उस समय आता है जब किसान को पानी की आवश्यकता ही नहीं होती। जब किसान को पानी की आवश्यकता होती तब नहरों में पानी नहीं होता, छोटी कैनाल्स में पानी नहीं होता। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारी आवाज आपके माध्यम से कहाँ तक पहुंचेगी। पशुपालन का जो किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, गौ रक्षा, गौ पालन के लिए किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो भी एक देशी गाय पालेगा उसको 10,000 रुपए दिया जाएगा प्रति वर्ष। 10 पैसा नहीं दिया जा रहा। इसी प्रलोभन में कह लें या इसी उम्मीद में कह लें, किसानों ने गौ माताओं को, गौ का पालन करना प्रारंभ किया, लेकिन उनकी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। किसानों को भी, आपको अगर वास्तव में उनके प्रति सहानुभूति है और उनको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं तो भावांतर के साथ साथ उनकी छोटी छोटी समस्याओं पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए, समय की क्योंकि सीमा है। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। दीपक जी, क्योंकि आप एक उद्योगपति भी हैं, निवेश को लेकर लगातार प्रयास किया गया है, चलता चला जा रहा है, और धरातल पे भी ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं देख रहे हैं। इन 2 सालों में ये जो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रयास है और निवेश को लेकर और ज्यादा आगे बढ़ने की जो कोशिश है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, उसे मैं बहुत सकारात्मक तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो अलग-अलग छोटे-छोटे जिलों में जहाँ पे ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं हुआ था, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए, वह स्वागत योग्य है। और दूसरी बात कि जो विदेश यात्राएँ की उन्होंने, और जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ से प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या फिर इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने की जो प्लानिंग की थी, वो भी एक बहुत अच्छा कदम था, जिससे इकोनॉमी को एक बूस्टअप तो मिला है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो एमएसएमई और स्टार्टअप है, आज देखिए मध्य प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। हम इंदौर जिले में रहते हैं, यहाँ पर लाखों एमएसएमई है, मतलब 1 लाख से ऊपर एमएसएमई है, और उसके अलावा एक्टिव एमएसएमई भी 50,000 से ऊपर है। और मध्य प्रदेश में देखे जाएँ तो कम से कम 8 से 10 लाख के आसपास एमएसएमई है, जो कि पूरे राज्य में है। तो क्या वो एमएसएमई जो पुराने इतने वर्षों से चल रही है, वो यदि सिक यूनिट हो रही है, तो क्या सरकार उसके साथ खड़ी है? हम देखते हैं कि जो एमएसएमई इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसको मदद नहीं मिल रही है, जो स्टार्टअप सिक यूनिट हो रहे हैं, उनको मदद नहीं मिल रही है। तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज इंदौर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप और एमएसएमई है, और योजनाएँ तो बहुत है, लेकिन वो योजनाएँ कागज़ों में है, धरातल पर उतरने में टाइम लगता है। आज एमपीआईडीसी ज़मीन दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन जो उद्योगपति शहरों में ज़मीन या शहरों के आसपास के गाँवों में ज़मीन ले चुके हैं कि आने वाले समय में यहाँ इंडस्ट्री लगाएँगे, उनका ना तो डायवर्जन हो रहा है, ना उनका टीएनसीपी अप्रूवल हो रहा है। तो अब क्या होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट भी वहाँ हो गया, और उसके बाद फिर आगे की उनकी कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है एमएसएमई और स्टार्टअप में। और उसके साथ-साथ जो कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हो रही है, क्योंकि मार्केट पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया है। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनके साथ थोड़ा-सा तारतम्य बिठाकर राज्य सरकार को, उद्योगपतियों को, या स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, उनको विदेश भेजना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे।
कोई सब्सिडी यहाँ से दी नहीं जाती, और कुछ जो लोग हैं जो कि अधिकारियों के टच में रहते हैं या जो नेताओं के टच में रहते हैं, वो लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन एक आम उद्योगपति या एक आम एमएसएमई या स्टार्टअप उन चीजों को, उसको भनक भी नहीं लगती, उसको पता भी नहीं होता, और ये सारे काम हो जाते हैं। तो जब तक ये एमएसएमई तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचेगी तो वो लोग उसका फायदा भी नहीं उठा पाएंगे और उद्योगों को वैश्विक स्तर पर नहीं ले जा पाएंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। अप्रेंटिसशिप की जो एक शिवराज सरकार के समय बहुत अच्छी योजना चलाई गई थी, वो भी मतलब शुरुआत में तो कुछ चली थी, लेकिन 10-20% लोगों ने उसका उपयोग, 80% लोग उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए, ना तो एम्प्लॉय उठा पाए ना एम्प्लॉयर। तो ऐसी योजनाओं में घोषणाएं हो रही है, लेकिन उसका धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। तो अगर रोजगार हम लाना चाहते हैं तो इन योजनाओं को पीछे से बैकअप पूरा देना पड़ेगा। आज फाइनेंस लेकर कई यूनिट परेशान हो रही है, ब्याज दर कम हो गई है, लेकिन कोलेटरल के बिना लोन नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे लोग? हर व्यक्ति कोलेटरल ला नहीं सकता, हर इंडस्ट्री के पास कोलेटरल है नहीं। आप थोड़ा सा उसको समझो, क्योंकि जो बीमार यूनिट है वो क्यों बीमार है वो अधिकारी समझने को ही तैयार नहीं है। बस जो योजना है उसको एक खाना पूर्ति के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इससे फायदा होगा नहीं जैसा ये लोग चाह रहे हैं। तो हमारा यही है कि हमने हमेशा से कहा है कि इस पे ध्यान दिया जाए, और जो एमएसएमई स्टार्टअप मतलब सिंगल विंडो और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, वैसा कुछ दिखाई देता नहीं है। आज इंदौर में आईआईटी, आईआईएम जैसे इंटरनेशनल कॉलेज हैं, इतनी हाई लेवल की फीस है। क्या एमएसएमई और स्टार्टअप को ये लोग कुछ मदद दे रहे हैं? कोई नई टेक्नोलॉजी में, कोई इनोवेशन में या कोई आविष्कार करने में? कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे आपने करोड़ों अरबों रुपए लगा के इतने बड़े कॉलेज बनाए हैं, तो उन कॉलेज का यूज यहाँ के लोकल उद्यमियों को मिलना चाहिए ना, उनके इनोवेशन में या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। चलिए ठीक है, देखिए आपके सुझाव और आपकी बातों का भी मैं स्वागत करूंगी। और एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लग रही है, हर सेगमेंट से, हर सेक्टर से हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो कम से कम सुझाव तो दे रहे हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है, जो आने वाले 3 सालों में बहुत मदद करेगा इस सरकार के लिए। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ। मोहनलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, सुशासन, सेवा और संकल्प के ये 2 वर्ष हैं। हर तरीके से प्रयास किया है। देखिए, सरकार यदि प्रयास करती है, और ये बात सभी ने माना है कि वो रफ्तार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयास जारी रहेंगे तो सब कुछ सफल होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इन 2 सालों में कुछ हुआ नहीं है। इस चीज को तो सभी मानते हैं कि काम तो हुआ है। तो इन 2 सालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि बात 2 साल की करें या फिर भाजपा के शासनकाल की करें पूरे की, तो विकास तो हुआ है। जहां सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, वाकई में सड़कें दिखाई देती है। हमारे यहाँ बिजली आती कम थी, बिजली जाती ज्यादा थी। आज बिजली 24 घंटे रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। उद्योग के क्षेत्र में अभी जो समस्याएं बताई हैं दीपक जी ने, ये निचले स्तर पर जो एमएसएमई की बात होती है, वाकई में जो छोटा व्यक्ति है वो हर जगह परेशान है। तो यहाँ सरकार को थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। किसान की बात आती है, भावांतर योजना उसकी जख्मों पर मरहम लगा रही है और एमएसपी अपना काम कर रही है। एक बात कही थी अनिल जी ने कि व्यापारी लूटा जाता है, ये बहुत पते की बात है। इसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसान जो सड़कों पर आलू, प्याज, टमाटर फेंकता है, उसका कारण किसान की थोड़ी सी भूल है। उसको दरअसल केंद्र सरकार ने मंडी से फ्री करने का प्रयास किया था 3 कृषि कानूनों के माध्यम से। ये उसको सुविधा दी गई थी, वो अपनी फसल चाहे जहां बेचे। तो अभी क्या होता है, मंडी में चुने हुए वही व्यापारी होते हैं, वही मंडी सेक्रेटरी होता है, वही एक बोली लगाने वाला होता है, और वही उसको अपनी फसल बेचना होती है। वो बाध्य है इस चीज के लिए। तो कृषि कानूनों से जो कहना चाहिए एक विपक्षी षड्यंत्र चला और केंद्र को वापस लेना पड़े, ये किसान की बहुत बड़ी हार है। किसान को दोबारा कृषि कानूनों के बारे में सोचना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए कि वो कहीं भी यह फसल बेचेगा मन माफिक दाम मिलेंगे, और उसको जब फसल बेचना होगी तब बेचेगा, नहीं बेचना होगी अपनी वो स्टोर कर सकेगा। ग्रामीण स्तर पर ये व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। अब बात आती है कांग्रेस की ओर से, माननीय आदित्य जी ने कहा कि अभी अब तो मंत्रियों के रिश्तेदार पकड़े हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, राजनीति और अपराध का गठबंधन शुरू से रहा है, इसमें कोई नहीं नकार सकता। यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मंत्री का भाई पकड़ा जाए और पुलिस कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे, यानी शासन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये शासन की सबसे बड़ी काबिलियत है और उसकी खूबी है, इसका स्वागत होना चाहिए। नरेश जी ने यूरिया के बारे में कहा,
निश्चित यूरिया को, खाद को लेकर किसान को धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ रहा है। शासन को इस पर काम करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कुछ ऐसी विडंबनाओं की, तो ये हमेशा बनी रहेंगी। हाँ, नक्सलवाद में सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त की है और मुख्यमंत्री ने कहा भी है, जिन लोगों ने हथियार डाले हैं उनके पुनर्विकास पर, उनको पुनः बसाने पर पूरा फोकस किया जाएगा। अब आती है बात आदरणीय नरेश जी की, जो पूर्व डीएसपी रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजों को छुआ, पुलिस की खामियों को भी छुआ और शासन की नाकामियों को भी छुआ। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँ, सरकार को इस पर बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता, क्योंकि पुलिस मात्र एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पुलिस पब्लिक के टच में हमेशा रहता है और पब्लिक को हमेशा से काम पड़ता ही है, चाहे बदमाश हो और चाहे शरीफ आदमी हो, उसको जीवन में पुलिस जाना ही पड़ता है। लेकिन ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, पुलिस अपना ढर्रा, अपना व्यवहार अभी तक नहीं बदल पाई। वो अभी भी अंग्रेजी पुलिस के रूप में काम करती है। जिस तरह पुलिस अंग्रेजी शासन में फरियादी के साथ पूरी कहना चाहिए उसके साथ में बात काम करती थी, ठसक के साथ, वो ठसक उसकी आज भी नहीं गई है। उसके संबंध सटोरियों से बहुत अच्छे हैं। मेरा व्यक्तिगत पत्रकार होने के नाते मेरा एक्सपीरियंस है ये। उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा है कि यदि वो संबंध फरियादी से भी बनाए और उसको आम आदमी मित्र के रूप में देखने लगे, तो शासन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और राखी जी, आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, इन 2 सालों के सफर को आप कैसे देखते हैं? हर क्षेत्र के लिए सब लोगों ने जो अपने सुझाव दिए हैं उनको शामिल करते हुए 2 साल दमदार आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए राखी, जिस तरह से 2 साल का सफ़र जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि 2 साल दमदार हैं या नहीं हैं, उस पर हम थोड़ी बात करें। बहुत सारे मुद्दे हैं और निश्चित रूप से जब सरकारें चलती हैं तो जो भी सरकार हो, कहीं न कहीं खामियां तो ज़रूर आती हैं, कुछ भी कोई परेशानी भी होती है, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। लेकिन मैं इन 2 सालों में 2-3 बातों की तरफ ज़रूर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मोहन सरकार ने एक जो नक्सलवाद का जो सफाया, क्योंकि मैं बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, इन तमाम क्षेत्रों में पत्रकारिता भी किया हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से लोग दहशत में रहते हैं। अभी मैं हाल ही में बताऊँ, एक लगभग जो है 6 महीने पहले मैं रायपुर से आया था, बाई रोड आ रहा था और एक फॉरेस्ट के कुछ लोग थे। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है, किस तरह से है? तो बोले कि देखिए साहब, अभी तो हमें दहशत है और हम वो लोग, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे, कुछ ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को, एक नवाचार कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए, अगर नक्सलवाद का जिस तरह सरेंडर हुआ, जो नक्सलवादियों ने जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया था, इवन केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भी था कि मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। हमें लगता है कि उससे पहले अगर बालाघाट में मध्य प्रदेश में लाल आतंक का सफाया हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक क्रेडिट डॉक्टर मोहन यादव को जानी चाहिए। इसलिए जानी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से मैदानी क्षेत्र में जो पुलिस अधिकारी थे, तमाम लोगों की रणनीति थी, सतत संपर्क था और बराबर पुलिस को प्रोत्साहित करते रहे, इसका एक नतीजा है नक्सलवाद, जो एक तरह से कोढ़ बन चुका था मध्य प्रदेश के लिए। तो ये तो उनके खाते में जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है राखी, जो नदी परियोजनाओं का जहाँ तक सवाल है, ये तो आप ये समझिए कि बहुत ही इस सरकार के खाते में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। चाहे केन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे काली पार्वती सिंध परियोजना हो, या अन्य कई परियोजनाएं हैं। ये निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश की समृद्धि और सिंचाई को लेकर के बहुत ज़रूरी थी। बुंदेलखंड में आप देखिए कितने पेयजल की कितनी समस्या पहले से थी, पलायन कितना होता था। अगर ये फलीभूत हो रहा तो ये भी उनके खाते में जाना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात है कि महज 2 साल में अगर कोई सरकार जिस गति से इन्वेस्टर समिट और तमाम चीज़ों, हमने कई इन्वेस्टर समिट को कवर भी किया पिछली सरकारों में, और धरातल पर बहुत सारी चीज़ें नहीं आई, लेकिन जिस तरह से माइक्रो लेवल पर या रीजनल लेवल पर जो समिट हुआ, जहाँ पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात हुई और तमाम जो GIS हमने देखा, अगर ये निवेश जिस तरह से 32 लाख करोड़ के आसपास के जो निवेश की जो MOU साइन हुए, जिसमें लगभग 6-7 लाख करोड़ के जो है धरातल पर आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि अभी इसका कोई रिजल्ट इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का प्रयास होता और निवेश होता है, जितनी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, इन सारी चीज़ों को राखी अगर देखा जाए और उसका प्रॉपर उपयोग करता अगर हो रहा हो, तो निश्चित रूप से प्रदेश को एक अच्छी जो है आर्थिक समृद्धि होगी। मोहन सरकार
महज 2 साल की हम जिक्र कर रहे हैं, पुरानी सरकार छोड़े, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीच में 18 महीने के कांग्रेस की सरकार थी। तो इन सारी अगर उनको हम छोड़ दें और हम वर्तमान में आए तो पुराना जरूर मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का तो विकास हुआ, सड़कों का, तमाम चीज़ों का हुआ है, लेकिन इन 2 सालों में जो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ज़्यादातर वल्लभ भवन में ही बैठने का काम नहीं किए, मतलब धरातल पर भी आने का प्रयास किए और जगह जगह जाना। और लोगों को पहले देखा जाता था कि मुख्यमंत्री जो है वल्लभ भवन में बैठ के वहीं पे फाइल देखते रहते थे और प्रदेश का विकास के बारे में सोचते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में जहाँ तक मैंने देखा कि मुख्यमंत्री सतत जो है प्रयासरत हैं। अब सवाल है कि आने वाले समय में कितना लाभ मिलेगा और कितनी प्रगति होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह का प्रयास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है, इसे निश्चित रूप से पूरे देश भर में जहाँ भी मुख्यमंत्री अभी जो पहली बार चुने गए हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे अन्य जगहों पर हो, वहाँ उनकी तुलना में डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास चाहे धार्मिक सांस्कृतिक विकास में हो या जो है किसानों को लेकर के हो या इंडस्ट्रीज़ को लेकर के हो या पूरा जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हमको लगता है अगर ये टेम्पो बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाले 3 साल इनके लिए बहुत ही, प्रदेश के लिए बहुत ही एक तरह से उपलब्धियों का होगा। और प्रयास भी होना चाहिए। सरकारें चुनी क्यों जाती हैं? जनता चुनती इसलिए राखी कि सरकारें अपना काम करें, और जिस ढर्रे से डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं, जिस रास्ते से काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये बड़ा ही एक तरह से बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए। और न केवल आपने देखा होगा कि इनके सभी कार्यक्रमों को, सभी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार सीधी मंजूरी दे देती है। उसका एक कारण है कि वो धरातल पर दिख रहे हैं। तो ये जो 2 साल है, हमें लगता है कि इसको जो है एक अच्छा क्रेडिट दिया जाना चाहिए डॉक्टर मोहन यादव को, और शायद क्रेडिट मिल भी रहा है। और आज की जो पत्रकार वार्ता है जिसमें हम सारे लोग थे, कुछ जो प्रमुख बिंदु थे जिस पर मैंने अभी प्रकाश डाला, वो है मुख्य बातें थी जो सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और दूसरी सबसे बड़ी बात लाल आतंक का सफाया। ये दोनों उनके खाते में महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, एक बात तो है विरासत से विकास, और जिस तरीके से नदी परियोजनाओं की बात हुई है जो अहम पहलू था, और नक्सलवाद, ये वाकई में इनको यदि हम कह देना कि एक गेम चेंजर जैसे हैं तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आने वाला समय भी उनके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रयास कर रही है सरकार, देखिए एक बात हम मानते हैं, यदि डेवलपमेंट हो रहा है, यदि थोड़ा भी बदलाव हो रहा है और प्रयास जारी हैं, तो उसकी सराहना तो बनती है। क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर पक्ष से हर एक्सपर्टिस जो बैठे हैं उनको लगता है एक सुझाव के तौर पर भी अपनी बात रखी है। और इन 2 सालों को जितना हमने देखा, सुना और समझा है, और आने वाले 3 साल और यदि ये प्रयास रहेंगे तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए नहीं, हम सब के लिए होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश बढ़ेगा तो हम सब भी बढ़ेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।